ग्रेविटी बम क्या है जिससे ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है अमेरिका? क्या ईरान बना सकता है डर्टी बम? और ये डर्टी बम होता क्या है? ईरान ने कतर में उड़ाया बैलिस्टिक मिसाइल रडार। अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए मार्क 48 हैवीवेट टारपीडो। क्या भारत के पास भी है शाहिद 136 जैसा ड्रोन या उससे भी ताकतवर कोई चीज? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। चलिए इन्हीं सभी खबरों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रेविटी बम। ये एक बम क्या है जिससे ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है अमेरिका, और कैसे काम करता है ग्रेविटी न्यूक्लियर बम? ईरान जंग के बीच पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने ऐलान किया कि मिडल ईस्ट में अमेरिकी सेना की ओर कुमुक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से जीत हासिल कर रहा है और दुश्मन की स्थिति अब पूरी तरह खत्म होने जैसी हो गई है। उनके मुताबिक जो है, अमेरिका और इजराइल अगले एक हफ्ते से भी कम वक्त में ईरान के आसमान पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे। अब उन्होंने ये कहा कि यूएस का सैन्य अभियान अभी शुरुआती चरण में और आने वाले दिनों में हमलों की कई और लहरें भी देखने को मिलेंगी, और इस मिशन के लिए अपने प्रिसीजन ग्रेविटी बमों के असीमित भंडार का उपयोग करने के लिए अमेरिका ने तैयारी की है। अब सवाल है कि क्या होता है ग्रेविटी बम? ग्रेविटी न्यूक्लियर बम अब तक बने सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इस तरह के बमों को फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट से गिराए जाने वाले टैक्टिकल अनगाइडेड हथियार होते हैं। मिसाइलों के उलट ये बम डिलीवरी के लिए पूरी तरह से ग्रेविटी और एयरक्राफ्ट की स्पीड पर निर्भर करते हैं। एक बार छोड़े जाने के बाद ये सिर्फ ग्रेविटी फोर्स के तहत टारगेट की ओर गिरते हैं। सबसे पहले शुरुआती न्यूक्लियर युग में ये डेवलप हुए। ये बहुत एडवांस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस बन गए हैं। ज्यादातर ग्रेविटी न्यूक्लियर बम थर्मोन्यूक्लियर होते हैं, जिनका मतलब है कि वे बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर बनाने के लिए फिशन और फ्यूजन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन एटॉमिक न्यूक्लियाई को मिलाकर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जबकि फिशन भारी एटम को तोड़ता है। यह कॉम्बिनेशन थर्मोन्यूक्लियर हथियारों की पहले के जो एटॉमिक बम थे उनकी तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल है कि ये काम कैसे करता है। एक आम एक्सप्लोसिव फिसाइल मटेरियल जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को दबाता है, जिससे एक तेज बिना कंट्रोल वाला न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर निकलता है। फिशन एक्सप्लोजन में से निकलने वाली एनर्जी ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम जैसे आइसोटोप वाले जो सेकेंडरी स्टेज है उसको दबाती है और गर्म करती है। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई भारी न्यूक्लियाई से मिल जाते हैं, जिससे अकेले फिशन में कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। यह मिली जुली प्रक्रिया बम की यील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। कुछ मॉडर्न ग्रेविटी बम अपनी यील्ड को डायल यील्ड में बदल सकते हैं, या बदलकर कि फ्यूजन स्टेज का कितना हिस्सा ट्रिगर होता है। इससे अलग अलग टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक असर हो सकते हैं। अगला, क्या डर्टी बम बना सकता है ईरान? माना जाता है कि ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो लगभग 60% तक संवर्धित है। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान इस मौजूदा सामग्री से डर्टी बम बना सकता है? फिर सवाल है कि डर्टी बम होता क्या है। डर्टी बम को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है, यानी RDD। यह परमाणु बम नहीं होता और इससे कोई परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया या विखंडन यानी फिजन नहीं होता। यह एक ऐसा उपकरण है जिससे साधारण विस्फोटक जैसे डायनामाइट या अन्य पारंपरिक बम को रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य परमाणु धमाका करना नहीं, बल्कि किसी इलाके में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाना होता है। डर्टी बम में इस्तेमाल होने वाले रेडियोधर्मी
पदार्थ कुछ स्रोतों से मिल सकता है, जैसे चिकित्सा उपकरणों से, यानी कि कैंसर में इस्तेमाल होने वाला सीजियम 137, औद्योगिक उपकरणों से जैसे कोबाल्ट 60, अनुसंधान संस्थान या किसी देश के पास मौजूद हो अलग से अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम। अब काम कैसे करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ को विस्फोटक के चारों ओर पैक किया जाता है। इसे ड्रोन, वाहन या यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल से भी ले जाया जा सकता है। लक्ष्य से टकराने पर विस्फोटक जोरदार धमाका करता है। धमाके की शॉक वेव, गर्मी और दबाव से रेडियोधर्मी पदार्थ धूल और महीन कणों में टूटकर हवा में फैल जाता है। यह कण आसपास के इलाके, आमतौर पर कुछ शहरी इलाकों के भीतर जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे ज्यादा जमीन, इमारतें, वाहन, लोग, हवा, सांस के जरिए और संभवतः पानी व भोजन भी दूषित हो सकते हैं। ये बात याद रखिए कि इसमें ना तो परमाणु विस्फोटक होता और ना ही मशरूम क्लाउड जैसा दृश्य होता है। यह परमाणु बम की तरह भारी तबाही नहीं मचाता। इसका मकसद सामूहिक हत्या से ज्यादा दहशत, अफरा तफरी और आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसे एरिया डिनायल वेपन भी कहा जाता है, यानी ऐसा हथियार जो किसी इलाके को लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक ना रहने दे। अब तक किसी भी देश या गैर राज्य संगठन ने युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है। यह अवधारणा लंबे समय से मौजूद है, लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग नहीं हुआ है। अब सवाल है कि क्या ईरान ये ऐसा हथियार बना सकता है? अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो डर्टी बम बनाना कोई परमाणु बम की तुलना से काफी आसान है। इसके लिए जटिल परमाणु डिजाइन की जरूरत नहीं होती, और अगर किसी देश के पास रेडियोधर्मी सामग्री, विस्फोटक तकनीक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता है तो वह सैद्धांतिक रूप से ऐसा उपकरण तैयार कर सकता है। ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम, वैज्ञानिक ढांचा और विस्फोटक विशेषज्ञता मौजूद है, इसलिए संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। अगला, ईरान ने कतर में उड़ाया बैलिस्टिक मिसाइल रडार। अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्यवाही में कतर में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण रडार सिस्टम पर हमला किया। यह रडार अमेरिकी स्पेस फोर्स का AN/FPS 132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार है। अब सैटेलाइट इमेजरी से इसकी पुष्टि हो गई है कि हमला सफल रहा और रडार को काफी क्षति पहुंची है। यह सिस्टम करीब $1.1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए का है। यह मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रडार है। इसका मुख्य काम आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को जल्दी पकड़ना, ताकि अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों को समय पर चेतावनी मिल सके। एक सस्ता शाहिद ड्रोन, जो इस्तेमाल की गई कार से भी सस्ता पड़ता है, ने इस महंगे और अहम डिफेंस सिस्टम को अंधा कर दिया। यह घटना अमेरिकी रक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। ये रडार क्या है और क्यों इतना खास है? देखो, AN/FPS 132 रडार को अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार कहा जाता है। यह अमेरिका के ग्लोबल मिसाइल वार्निंग नेटवर्क का हिस्सा है। इसे 2013 में कतर में लगाया गया था। इसकी डिटेक्शन रेंज 5000 किलोमीटर है। यह ईरान और अन्य देशों से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत दूर से ही ट्रैक कर सकता है। यह रडार अल उदैद एयरबेस के पास स्थित है, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ से अमेरिकी पूरे क्षेत्र में अपनी सेना को सपोर्ट करता है। यह रडार मिसाइल लॉन्च होने के तुरंत बाद इसकी दिशा, स्पीड और टारगेट की जानकारी देता है। इसमें पैट्रियट या थार्ड जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने का समय मिलता है। बिना इस रडार के अमेरिका और इसके सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब, UAE को मिसाइल हमलों से बचाव में ज्यादा मुश्किल होगी। यह सिस्टम दुनिया का सिर्फ कुछ ही जगहों पर है, इसलिए इसका नुकसान बहुत बड़ा माना जा रहा है। अगला, अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए मार्क 48 हैवी वेट टॉर्पीडो। हम जानेंगे कि ये टॉर्पीडो क्या है, इसके बारे में भी। अमेरिका ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर ईरान के युद्धपोत को डुबोने की घटना का खुलासा किया। उसमें दिखाया गया कि मार्क 48 हैवी वेट टॉर्पीडो ने जो है ईरान की आधुनिक मौज श्रेणी की फ्रिगेट आइरिस देना को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया।
यह हमला हिंद महासागर में हुआ, जिसमें ईरानी नौसेना के 80 से अधिक नाविकों की मौत हो गई और जहाज समुद्र की गहराई में समा गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने सीधे तौर पर युद्धपोत को डुबोया और हमले में इस्तेमाल किया गया मार्क 48 टॉर्पीडो अमेरिकी नेवी का प्रमुख पनडुब्बी से दागे जाने वाला हथियार है। यह भारी टॉर्पीडो अत्याधुनिक सेंसर और गाइडेंस सिस्टम से लैस होता है, जो दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को गहराई में ही सटीकता से निशाना बना सकता है। अब ये मार्क 48 टॉर्पीडो है क्या? ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जिसे अमेरिकी नौसेना की अटैक सबमरीन इस्तेमाल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करना होता है। आधुनिक समुद्री युद्ध में यह अमेरिकी पनडुब्बियों का प्रमुख आक्रामक हथियार माना जाता है। इसकी मारक क्षमता और सटीक निशानेबाजी के कारण इसे दुनिया के सबसे घातक पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले हथियारों में गिना जाता है। अब अगली बात करते हैं, क्या भारत के पास है शाहिद 136 जैसा ड्रोन? ईरान अमेरिका युद्ध में शाहिद 136 ड्रोन की खूब चर्चा है। ईरान पिछले कई सालों से इस ड्रोन का निर्माण कर रहा है और उसके पास ऐसे ड्रोन के भंडार हैं। शाहिद 136 से ही ईरान ने कुछ पड़ोसी देशों पर हमले किए हैं। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। भारत ने भी लंबी दूरी का एक ड्रोन विकसित कर लिया है जिसका नाम है शेषनाग 150 रखा गया है। आगे हम जानेंगे कि ये शेषनाग 150 है क्या। देखो, बेंगलुरु स्थित डिफेंस स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी NRT ने लंबी दूरी के झुंड में हमला करने वाले ड्रोन शेषनाग 150 का निर्माण किया है। शेषनाग 150 दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने और सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ताकत और रेंज क्या है, चलिए जानते हैं। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और यह लगातार 5 घंटे आसमान में रह सकता है। यह लंबे समय तक अपने टारगेट पर मंडरा सकता है, मौका मिलते ही हमला करने में सक्षम है। ये 150 शेषनाग 150 ड्रोन टारगेट को अपने आप पहचानने, ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम है। यह 25 से 40 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। इसका अंदरूनी मदरकोड इस ड्रोन से जुड़े अन्य ड्रोन्स को भी जमीन से ही कंट्रोल करता है। AI बेस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है इसमें और विजुअल नेविगेशन सिस्टम से लैस है। धन्यवाद।